बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गुंदल। आज 20 जून है साल 2022। इम्पोर्टेड हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। अवाम के अंदर बड़ा सख्त रद्द अमल है। एंकर इमरान खान के घर का पुलिस के जरिए घेराव किया गया है। वीडियो सबूत भी जारी कर दिए गए हैं। अगला निशाना कौन सा सहाफी होगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सलीम साफी को आज एक ट्वीट करना महंगा पड़ गया है। बिल आखिर उन्होंने डिलीट किया। अचक जई ने किस तरह जलील और रुसवा करके रख दिया है, इस पर भी बात होगी। और इम्पोर्टेड को एक और बड़ा धचका लगा है। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के साथ पीटीआई का इत्तेहाद हुआ है। इस इत्तेहाद का क्या इफेक्ट होगा, इस पर हम पहले बात कर लेंगे। आपको इल्म है कि इस वक्त गलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, और इसको तोड़ने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम इत्तेहादी सरगर्म हैं, राब्ते जारी हैं। कुछ दरपर्दा जो कुव्वतें हैं उनसे भी राब्ते हो रहे हैं। उनको भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कुछ लोगों को तोड़ा जाए ताकि कश्मीर और गलगित बल्तिस्तान के अंदर हम अपनी हुकूमत कायम कर सकें। और होता भी अक्सर ऐसे है कि वफाक के अंदर जिसकी हुकूमत होती है उसका असर रसूख होता है। चूंकि बजट जा रहा होता है, लिहाजा वो ब्लैक मेल कर रहे होते हैं। अब इस हुकूमत ने बड़ा ब्लैक मेल किया है। इस वक्त जो कश्मीर की हुकूमत है, आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत रियासत की, उसका 10 अरब रुपए ये इन्होंने बजट के लिए रोक लिया है। और ये 10 अरब रुपए नहीं दे रहे वो कश्मीर, जहां पर आप अंदाजा कर लें कितना हसास मामला है और सियासत के भेंट ये चढ़ा रहे हैं। और जब बात करेंगे तो कहेंगे कि ये न्याजी ने कश्मीर का सौदा कर दिया। ये इतनी बड़ी मुनाफकत है। भाई, आपकी पार्टी को लोगों ने वोट नहीं दिया, वहां हुकूमत नहीं बनी, तो आप इसका बदला कश्मीरी नौजवानों से लेंगे, बुजुर्गों से लेंगे, खवातीन से लेंगे, वहां के लोगों से लेंगे। और अब आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नफरत पैदा करना चाहते हैं, ये यहां तक जो है वो उतर चुके हैं। और दूसरा इलाका गलगित बल्तिस्तान है, वो भी कश्मीरी की तरह जो है वो आपको इल्म है उसका स्टेटस है। और वहां पर भी इन्होंने 50% जो वफाक की तरफ से बजट फराम करना था उसके अंदर कटौती कर दी है। क्यों की है? क्योंकि वहां पीटीआई की हुकूमत है और चाहते ये हैं कि पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हो। और इसके हवाले से मुशावरत भी जारी है। लेकिन अब इन हालात के अंदर चूंकि वहां मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की नशिस्तें भी हैं और एक नजरियाती अलाई होने की हैसियत से मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का वफद आज बनी गाला पहुंचा। पहले राब्ते हो रहे थे और वहां पर वजीर आला गलगित बल्तिस्तान भी पहुंचे हैं। फिर ये जो तमाम क़यादत है उसका आपस के अंदर जो है वो इत्तेहाद हो गया है। और अमरीकी रजीम चेंज के खिलाफ ये एक मुअस्सर इत्तेहाद जो है वो साबित होगा। इकट्ठे एहतजाज करेंगे। एक तरफ मौलाना शेरानी वो मुतारक हो चुके हैं पूरे बलूचिस्तान के अंदर, उन्होंने दौरों का आगाज कर दिया है। जो प्रोग्राम्स हैं वो बलूचिस्तान में शुरू हो चुके हैं। और अब मजलिस वादतुल मुस्लिमीन जो है इसका साथ आना एक बहुत ही आम शगुन है, जिसकी वजह से गलगित बल्तिस्तान से मुमकिना तौर पर जो एक साजिश तैयार हो रही है हुकूमत को हटाने की, उसको नाकाम करने के अंदर इम्पोर्टेड को एक बड़ा जो है वो यहाँ पर सरप्राइज मिलेगा और उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। ज़ाहिर है ये चीजें चलती हैं। अब दूसरी तरफ जो है आपने देखा कि सलीम साफी इस पूरे इत्तेहाद के अंदर बड़े मुतहरक रहे और इस वक्त वो पाकिस्तान के आम इदारों के तर्जमान बने हुए हैं और वो उसको डिफेंड भी करते हैं पूरी तरह। इमरान खान के खिलाफ वो पहले भी थे। लेकिन एक चीज है कि जिस तरीके से NRO2 का प्रोसेस मुकम्मल किया गया है, यानी दिन की रोशनी में अंधेर नगरी मची है और यहां सब इदारे आराम और सुकून के साथ तमाशा देख रहे हैं। आवाम भी सोई हुई है। अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा डाका मारा गया है। इखलाकी एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी पाकिस्तानियों की नाक आज रगड़ दी गई है कि कौमी लुटेरों, चोरों, डाकुओं ने अपनी करप्शन को लीगलाइज कर लिया है। अब जितना लूटेंगे उसको महफूज बनाएंगे। पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने के करीब है। आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। महंगाई के अंदर लोग पिस गए हैं। लेकिन वहां पर अपने केसेस जो है माफ करवा लिए गए हैं। जो तरामीम है अब आगे अदालतें ऐसे तेजी के साथ, यानी जब अदालतों ने पहले नैब ऑर्डिनेंस के जरिए फैसले करने थे तो उस वक्त तो तेजी हमें नजर नहीं आई, लेकिन अब आपको ये बरी होते हुए तेजी आपको नजर आएगी। लेकिन एक बड़े जबरदस्त जो है अरमगान अक्सी, उन्होंने बड़ी जबरदस्त ट्वीट की है और मैं भी समझता हूं कि ये बड़ी एक आम बात है। वो कहते हैं PDM की 14 पार्टियों ने
اور کچھ کیا یا نہیں، مگر دو کام بڑی مہارت سے کیے ہیں۔ اب ایک وہ کہتے ہیں اپنی حکومت قائم کروا کر کرپشن کیسز میں خود کو خود ہی این آر او دے لیا ہے۔ دوسرا، پاکستان کے جس اکلوتے ادارے پر قوم جان چھڑکتی تھی اسے ملک کا سب سے نفرت زدہ اور غیر مقبول ادارہ بنا دیا ہے۔ یہ تمام جو کریڈٹ ہے یہ جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ اس پوری جو امپورٹڈ رجیم ہے اس کو۔ اب یہاں پر اچک زئی جو ہے، محمود خان اچک زئی، اس کا ایک اکاؤنٹ ہے، اور وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ اصل میں ہے کیا۔ اب وہاں سے ایک جو آپ کو علم ہے کہ محسن داوڑ اور علی وزیر کی یہ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل محسن داوڑ نے گزشتہ دنوں آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے قومی اسمبلی میں، علی وزیر اور پی ٹی ایم کے لیے کوئی بات نہیں کی، تو وہ بھی جو خفیہ ملاقاتیں ہیں وہ رنگ دکھا رہی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سلیم صافی نے، آپ کو علم ہے، راؤ انوار کا انٹرویو کیا، اور ایس ایس پی جو سابق ملیر تھے اور نقیب اللہ محسود، اس کا قتل کا اس پر الزام ہے، اور 400 قتل کے مقدمات، 150 کے قریب وہ مقابلہ جات، کچھ جعلی، یہ اس پر الزامات ہیں مسلسل۔ اور جیسے وہ سپریم کورٹ میں پروٹوکول کے اندر پیش ہوا، پھر کن کا وہ لاڈلا ہے، زرداری صاحب کا بھی اچھا بچہ ہے اور اداروں کا بھی اچھا بچہ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس شخص کا، نقیب اللہ محسود کا تو والد بھی فوت ہو گیا، وہ بھی مرڈر ہو گیا، اور اس کے نام پر جو سیاست کی محسن داوڑ اور منظور پشتین نے، اور آج کل وہ سیاست نظر نہیں آتی، جب عمران خان تھا تو بڑی نظر آتی تھی، لیکن انہی کو جفیاں پپیاں جن کا وہ بیٹا تھا، تو یہ منافقت جو ہے پوری طرح ایکسپوز یہ بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے سلیم صافی نے یہ انٹرویو کیا، لوگوں نے تنقید کی کہ بھائی آپ عجیب آدمی ہیں، یہاں پر آپ نے اگر ایک طرف ایک قاتل جس پر اتنا بڑا الزام ہے اس کو آپ نے جیو ٹیلی ویژن پر لا کر بٹھایا ہے اور وہ اپنا ڈیفینڈ کر رہا ہے، تو آپ ان مظلوموں کو، لوگوں کو بھی بلائیں جو یہاں پر آ کر بتائیں کہ یہ قاتل ہے۔ تو آپ نے وہاں پر اعلان بھی کر دیا کہ جو آنا چاہے ویلکم ہے، لیکن جیو نے یہ وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ آخر کون تھا جس نے سلیم صافی کو کہا کہ اس شخص کا انٹرویو کریں؟ اب سلیم صافی نے کہا جب بے عزتی ہوئی کہ تو کتنا بے شرم آدمی ہے، اور ہمیشہ پاکستانی قوم تو آپ کو پہلے بھی پہچانتی ہے، تو اب آپ نہیں کریں گے؟ تو اس نے کہا جی میرا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ادر ہے، لہذا یہاں پر میں انٹرویو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی جس کو آپ نے بتانا تھا، وہ جو شخص یہاں ہونا چاہیے تھا اس کو آپ نے ٹی وی پر بٹھایا، تو وہ جیو نے شاید وزن نہیں اٹھایا۔ اب اس پر بڑی تنقید ہوئی ہے سلیم صافی سے، اور انہوں نے مظلوموں کی بات نہیں سنی۔ اس پر جو ہے وہ محمود خان اچک زئی کا ایک اکاؤنٹ ہے، وہاں سے انہوں نے ایک بات کی، اور بات حالانکہ یہ ایک ہی پی ڈی ایم ہے اور ایک کی نوکر چاکر ہیں، اور یہ صرف جعلی قسم کے اداروں پر حملے اور سارے یہ سب سے بڑے لاڈلے ہیں، یہ پاکستان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لاڈلے بھی یہی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ اکاؤنٹ سے کہا جاتا ہے سلیم صافی کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے کام کیا ہے سلیم صافی نے، یہ بڑا غلط کام کیا ہے، بڑا ہی یعنی آپ نے گھٹیا حرکت کی ہے، تو یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اس معاملے پر جو ہے وہ سلیم صافی اور اس کی آپس کے اندر ٹھن گئی ہے، یہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے بڑی عام ہے جو رکھنا چاہتا ہوں۔ سلیم صافی کا اور اس کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہاں پر سلیم صافی کہتے ہیں کہ جناب یہ میں نے نہیں کہا بلکہ یہ تو ایک جعلی اکاؤنٹ ہے۔ یعنی وہاں سے محمود خان اچک زئی جھڑکتا ہے کہ سلیم صافی تو پہلے بھی اسی طرح کا بندہ تھا، گھٹیا 2 نمبر قسم کا، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ان کے یعنی آپ سمجھے ملتے جلتے مفہوم کے ساتھ کہے گئے۔ تو اس کے بعد سلیم صافی چڑھ دوڑا محمود خان اچک زئی پر۔ محمود خان اچک زئی کو وہ کہتا ہے کہ صمد خان کا بیٹا ہونے کے ناطے آپ کا احترام ہے، ورنہ جرنیلوں کے ساتھ آپ کی ساد بات سے لے کر پی ڈی ایم سے محسن داوڑ کو نکالنے کی آپ کی سازش تک بہت کچھ تفصیلات بیان کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی طرف سے ان تفصیلات کا منتظر رہوں گا جو آپ نے نقیب اللہ محسود کے اہل و عیال کے لیے جو راؤ انوار کے خلاف کیا ہے۔ یعنی جب اس پر یہ ٹھپا لگا کہ یہ ٹاؤٹ ہے اداروں کا، تو اس پر اس نے رگڑ دیا محمود خان اچک زئی کو۔ اب محمود خان اچک زئی کے نام سے یہ جو اکاؤنٹ تھا یہ اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے بتایا، جو اکاؤنٹ والا ہے اس نے بتایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محمود خان اچک زئی نہیں ہوں بلکہ ان کا فین ہوں۔ آپ بجائے مجھ سے سوال کرنے کے بس اتنا بتا دیں کہ وزیرستان کے کون سے علاقے میں ترقی ہوئی ہے،
दूसरी बात, एक कातिल और जालिम इंसान को टीवी पर बिठाकर आपने जो इंटरव्यू किया, क्या आपकी नजर में वो ठीक है? क्या नकीब दहशतगर्द था? तो ये बात उसने झिड़क दी है। और सलीम साफी को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार ये तो वो महमूद खान अजगदई का मैंने तो पूरा शजरा निकाल दिया है। सहाफत तो ये है कि बंदे के बच्चे बनते, और आप ये ना होता कि उसने आपके खिलाफ बात की और आपने उसके खिलाफ बात कर दी। भाई आप वैसे ही सहाफत ये है कि इनको एक्सपोज करें जो किसी की कमजोरी है, लेकिन आप उनको एक्सपोज नहीं करते, सिर्फ इमरान खान पर छोड़ा हुआ है आपको और उधर पढ़ते हैं। तो फिर इनको ये ट्वीट बिल आखिर डिलीट करना पड़ा। बड़ी शर्मिंदगी, खैर इनके लिए ये नॉर्मल मामलात हैं। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और ये जो है वो एंकर इमरान रियाज खान, कुछ आपको इल्म है एंकर जो है वो हिट लिस्ट पर है, और उनके अंदर समी इब्राहिम है, मुईद पीरजादा है, अरशद शरीफ है, एंकर इमरान खान है, सिद्दीक जान है, ये चंद लोग और कुछ और बहुत सारे लोग हैं। वो उसके अंदर मखदूम शहाब हैं। वो बहुत सारे लोग जो है वो ज़ाहिर है चुभते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से जब बात की जाती है तो उनको परेशानी होती है। लेकिन इस वक्त जो नंबर 1 एंकर है, जिसको सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, वो है एंकर इमरान रियाज खान, जिनकी वीडियोस जो है वो उनके चैनल पर लाखों व्यूज लेती हैं। ये बड़ा एक खतरा है। दूसरा, आवाम के अंदर गैर मकबूल हुकूमत है। आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस गई है, तो टीवी चैनल अपने हाथ में करने के बावजूद आवाम हाथ में नहीं आ रही, तो एक प्रोपेगेंडा भी है, और पूरी तरह हकायक के साथ लोग जो है नंगा कर रहे हैं। तो ये घबराए हुए हैं सारे इस वक्त, यानी सहूलतकार भी और इंपोर्टेड हुकूमत भी। तो अब ये हरासा करते हैं वक्फे के साथ। पहले जब 25 मई को लॉन्ग मार्च होना था, आपको इल्म है उन दिनों के अंदर भी छापे मारे गए, लेकिन अब फिर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। यहां पर जो है वो उन्होंने बताया है कि यहां पुलिस जो है, मेरी जहां रहायश है वो रहायश बड़ी दूर होती है, लेकिन इसके बावजूद वो आबादी से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद मुझे बुला वहां पर इर्द गिर्द जो है वो इस तरह का माहौल बनाया गया है जिससे मैं कोई दहशतगर्द हूं। अब एक तो एंकर इमरान खान ने कहा कि लाहौर में एक ताकतवर शख्स की ड्यूटी है कि मुर्गी कुकड़ी जबा नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ज़ाहिर है ये जिनकी तरफ इशारा है वो तो उनका नाम नहीं ले सकते, तो यहां पर जो है वो बता रहे हैं कि हमजा शहबाज की तरफ इशारा है। फिर वो बताते हैं कि पुलिस को बुलवाकर अपने तमाम असला और लाइसेंस चेक करवा दिए हैं ताकि इस बुनियाद पर कोई शरारत ना की जाए। अब यहाँ पुलिस जो है उनके घर के इर्द गिर्द, चूंकि वहां पूरी तरह जो है वो नाका लगाया उन्होंने, वहां पूरी तरह उन्होंने समझे कि जो माहौल है वो गर्म किया, और इसका जो वीडियोज हैं वो एंकर इमरान खान ने जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे तमाम सिक्योरिटी वालों का असला लाइसेंस वाला, और हम हथियार सिर्फ हिफाजत के लिए रखते हैं। जब घर के बाहर सिर्फ मुसल्ला गार्ड्स को खड़ा होने की इजाजत है, क्योंकि मेरा घर सुनसान इलाके में है जहां कोई दूसरा घर करीब आबाद नहीं है। और उन्होंने बताया मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने अब इस मुद्दे पर काम शुरू कर दिया है, मगर इंशाल्लाह यहां भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये वीडियोज उन्होंने शेयर की हैं, यकीनन वो अपने प्रोग्राम के अंदर भी बताएंगे। और यहां पर बताया कि कल रात वो कहते हैं लाहौर वापस पहुंचा, और आज पुलिस ने फिर कई घंटे से मेरे घर को घेरा हुआ है और आने जाने वालों को हरासा कर रहे हैं। उन्होंने चारों तरफ से मेरे घर की फिल्म भी बनाई है। हकीकत में गुंडा राज इसी को कहते हैं। फिर पुलिस वालों को बुलाकर उन्होंने सब दिखा दिया है, लेकिन किसी वक्त भी ये शरीफ खानदान कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्होंने बता दिया। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम पहले से ये हथकंडे जानती है, और राना सनाउल्लाह जिस हुकूमत का वजीर दाखिला हो और हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ वजीर आजम और वजीर आला हो, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करेगा, कौम उठेगी और अपने जमहूरी हकूक वापस लेगी। तो एंकर इमरान रियाज खान को इस तरह हरासा करने का एक ही मकसद है कि वो जो साजिश के बयानिए से पीछे हट जाएं, इमरान खान की सपोर्ट छोड़ दें, इंपोर्टेड जिंदाबाद का नारा लगाएं। लेकिन उन्होंने ये नारा लगाने से इनकार कर दिया है। ज़ाहिर है इसके लिए कुछ सजाएं होंगी, जजाएं होंगी, तंग किया जाएगा, लेकिन हमेशा हक की बिल आखिर फतह होती है। कितनी देर ये दबाएंगे? अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।